नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं नवीन मौजूद हूं स्टूडियो में, और आज इन खबरों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगी खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। सबसे पहले नजर अब तक की खास खबरों पर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के चौथे दौर में नोवाक जोकोविच का सामना इटली के लोरेंसो मुसेटी से जारी। फुटबॉल विश्व कप 2022 और एशियन कप 2023 क्वालिफायर्स में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। फुटबॉल में यूएफए यूरो कप 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट 11 जून से पहली बार 11 देश मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। और विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 66 किलोग्राम वर्ग में आज जसलीन सिंह सैनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। तो ये है वो तमाम खबरें जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए और अपनी विशेष राय देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद नवीन। मलय, बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं, बहुत से खेल चल रहे हैं इस समय। उसमें बात फ्रेंच ओपन की होगी, आज बात क्रिकेट की होगी, फुटबॉल की होगी, और साथ ही बातचीत होगी पुरुषों की 66 किलोग्राम वर्ग में जसलीन जो है वो अपनी चुनौती पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम फ्रेंच ओपन की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन का इस समय चौथे दौर में शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना इटली के लोरेंसो मुसेटी से हो रहा है। वहीं रॉजर फेडरर ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। मतलब खेल प्रेमियों के लिए शायद ये अच्छी खबर नहीं है। पहले नाओमी ओसाका जो थी उन्होंने नाम वापस ले लिया था किसी वजह से, और अब रॉजर फेडरर जो है चोटिल और दर्द के कारण टूर्नामेंट पे नहीं खेलेंगे। विशेषकर अगर बात करें तो टेनिस प्रेमियों के लिए और खासकर फ्रेंच ओपन जैसे ग्रैंड स्लैम में इतने बढ़िया खिलाड़ियों का न खेलना अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। मलय जी, एक ऐसी खबर है जिसपे बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन, मिश्रित प्रतिक्रियाएं दुनिया भर से आ रही हैं। जैसा आपने सुना होगा, कुछ लोग कह रहे हैं, क्रिस एवर्ट जैसे जो दिग्गज टेनिस के हैं उन्होंने कहा कि हाँ, कोई गलती का नहीं की है रॉजर फेडरर ने वापस अपना नाम लेकर, क्योंकि उनकी नी का, उनकी घुटने का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद वो बहुत मैच उन्होंने अभी तक खेले नहीं हैं। तो इसलिए उनका जो फेवरेट टूर्नामेंट है, जहां पे वो पसंद करते हैं खेलना, जो उनके पूरी ताकत और उनकी क्षमता का जो सही परिचायक जहां आप देखने को मिलता है, वो है विंबलडन। तो विंबलडन के लिए वो चाहते थे कि चोटिल न हो पाए। दूसरी तरफ मैकएनरो ने कहा है कि अगर कोई खेल रहा हो, उसके टखने में, घुटने में चोट लग जाए, कोई बात हो जाए तो समझ में आती है, मगर अगर आप खेलने जाते हैं और खेलने के बाद थोड़े दिनों में आप फैसला करते हैं कि नहीं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको पहले से पता था कि आप इस लायक नहीं थे। उस समय आपका स्वास्थ्य या आपकी चोट ऐसी नहीं थी कि आप लगातार खेल पाएं, फिर आप गए ही क्यों टूर्नामेंट में। तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, मगर रॉजर फेडरर एक अलग क्लास के खिलाड़ी हैं। देखिए, 40वें वर्ष के आसपास हैं वो, और लगातार इतने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो आप उनसे उनके फैसले करने का अधिकार किस तरह से छीन सकते हैं या उस पर सवालिया निशान लगा सकते हैं। हर खिलाड़ी को यह अधिकार होता है कि जो अपनी क्षमता को, अपने शरीर की स्थिति को खिलाड़ी से बेहतर कोई नहीं समझता नवीन जी, कोई नहीं समझता। इसलिए अगर रॉजर फेडरर ने ये फैसला किया है कि वो नहीं खेलेंगे क्योंकि उनके घुटने में जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद उनकी हालत बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, तो ये फैसला मैं कहीं से भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाला फैसला नहीं मानता। हालांकि दुनिया भर में इसकी चर्चा है, और ये टेनिस के लिए, खासकर रॉजर फेडरर के प्रेमियों के लिए, जो देखना चाहते थे फेडरर को एक नए अवतार में। और आपको पता है कि महान टेनिस खिलाड़ियों ने, आज ही एक खिलाड़ी ने जो कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसने वक्तव्य दिया है कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी उम्र में कोई ग्रैंड स्लैम जीत सकते हैं। तो ऐसे में विंबलडन की ओर उनकी नजर है, और लाजमी है कि वो इस वक्त कोई खतरा उठाना नहीं चाहते, इसलिए नहीं खेलने का फैसला उनका जो है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसका आदर किया जाना चाहिए। वही मलय, बहुत बड़े उलटफेर हुए हैं इस फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। अब प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने बड़ा ही उलटफेर कर दिया है और 3 बार की फ्रेंच ओपन चैंपियन सेरेना विलियम्स को हरा दिया है, और वो बहुत ही कम उम्र की खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेरेना विलियम्स को हराया। मलय, आपकी टिप्पणी। देखिए, हर खिलाड़ी के खेलने की जो क्षमता है उसके उम्र के साथ काफी हद तक बंधी होती है, काफी हद तक उसके अनुरूप होती है। और सेरेना एक लंबे समय से टेनिस के आकाश पर छाई रही हैं, जगमगाती रही हैं, लेकिन हर सितारा जो बहुत जगमगाता है तेजी के साथ, कभी न कभी उसकी रोशनी, उसका धुंधलका कम होता है, धुंधलके में कम हो जाती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक अगर आप जो देखें, इस प्रकार से फ्रेंच ओपन में अभी देखने को मिल रहा है, जिस तरह से नए खिलाड़ी
सामने आ रहे हैं। अगर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो देखिए कि सिंगल्स में, महिलाओं के सिंगल्स में चौथे राउंड में जो रोलांड गैरोस पर आज हुआ है, विश्व नंबर 33 नंबर की खिलाड़ी बारबरा क्रिजकोवा, उन्होंने इतना जबरदस्त खेल दिखाया है कि वो 2018 की फाइनलिस्ट स्लोन स्टीवंस को उन्होंने मात दी है। इसी तरह से अगर आप लगातार देखते चलें तो जो अभी जो एक 17 साल की ये लड़की हैं गॉफ, उन्होंने जो 53 मिनट में 6-3-6 से बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया ऑन्स ज़ेफिर को, जो कि जबरदस्त खेल का प्रदर्शन। तो जो नए खिलाड़ी आते हैं, देखिए ये ताकत का खेल है, ये टेनिस जो है ये मजबूत टांगों और मजबूत बाजुओं का खेल है। इसमें आप बहुत देर अपनी हड्डियों को मजबूत किए बगैर नहीं खेल सकते। तो नए खिलाड़ियों का आना बहुत तरह से लाभकारी है। अगर आप पुरुषों की जो बात शुरू में आपने की थी, अगर आप सिर्फ ये देख लें, जो आज दो बड़े नामों को मुकाबला मिलने वाला है, एक तो जो यानिक सिनर हैं वो राफेल नडाल से जो भिड़ने वाले हैं, और उसके बाद जो लोरेंजो मुसेट्टी हैं जिनका मुकाबला चल रहा है जोकोविच से, कांटे की टक्कर जारी है। अगर आप देखें, ये भी अगले जनरेशन के खिलाड़ी हैं, ये वो खिलाड़ी हैं, अगली पीढ़ी के खिलाड़ी हैं। और ये जो दो खिलाड़ी हैं जो दिग्गज हैं, राफेल नडाल तो के मास्टर हैं, राजा हैं, उनको कौन चुनौती भला दे सकता है, लेकिन उनको भी चुनौती का सामना करना पड़ा है नए खिलाड़ियों से। और मुसेट्टी उधर जोकोविच के लिए परेशानी खड़े कर रहे हैं। तो जो ये बात है कि बड़े ही मुसेट्टी के बारे में आपको बताएं कि ये कलाकार हैं, एक आर्टिस्ट की तरह खेलते हैं। और जो दूसरे हमारे जिनका सामना नडाल से हो रहा है, अगर उनकी बात करें तो एक मशीन की तरह खेलते हैं, यंत्र की तरह खेलते हैं, बहुत ठंडे दिमाग से, बड़े कैलकुलेटेड मूव से आगे आते हैं। तो लेकिन ये जो नई पीढ़ी के खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, दोनों इटली के हैं, और दोनों से ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कल के ये वो बादशाह होंगे जिनके सर पे वो ताज जाएगा, जो ताज जब उतरेगा इन खिलाड़ियों, पुराने खिलाड़ियों के सर से, तो इन पर जाएगा। तो इस प्रकार से जब ग्रैंड स्लैम में हम नए चेहरों को उभरता हुआ देखते हैं तो एक नई उम्मीद जगती है, एक नई आशा की एक नई किरण दिखाई देती है कि ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसकी जगह पे दूसरा ना आ पाए। आप पुराने उठा के देख लिए, बियॉन बोर्ड से लेकर मैकेनरो से लेकर हर तरफ पीट सैम्प्रास से लेकर आंद्रे अगासी से लेकर, नाम गिनाते चलिए, विलियम्स बहनों से लेकर, हर समय आपको लगेगा कि कोई न कोई नया उदीयमान सितारा आकाश पर आया, जगमगाया और माता छोड़ गया उन पुराने खिलाड़ियों से। तो अब अलका की रिपोर्ट सुन लेते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पे कि वो क्या बताना चाहती हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज चौथे दौर में दूसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के राफेल नडाल और जैनिक इस्नर आमने सामने होंगे। वहीं 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रॉजर फेडरर ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। चौथे दौर में फेडरर का सामना माटेओ बेरेटिनी से होना था, लेकिन फेडरर के मैच से हटने के बाद बेरेटिनी को वॉक ओवर मिल गया और वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इस बीच अलेक्जेंडर जेवेरेव, डेविडोविच फुकीना भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेव ने जापान के केई निशिकोरी को 6-4, 6-1, 6-1 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में छठी वरीयता प्राप्त जेवेरेव का सामना स्पेन के डेविडोविच फुकीना से होगा। डेविडोविच ने अर्जेंटीना के फेडेरिको डेबेल बोनिस को 6-4, 6-4, 4-6, 6-4 से हराकर पहली बार किसी भी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। डेविडोविच भी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं अब क्वार्टर फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव और पांचवी वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास आमने सामने होंगे। और अब बात क्रिकेट की। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 10 जून से बर्मिंघम में खेला जाएगा। बर्मिंघम में दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट खेल सकते हैं। वहीं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से निलंबित कर दिया है। सुनते हैं आनंद की रिपोर्ट। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। मैच के अंतिम दिन कल सलामी बल्लेबाज टॉम सिबली और कप्तान जो रूट के बीच साझेदारी की वजह से इंग्लैंड 5वें दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट ड्रॉ कराने में सफल रहा। न्यूजीलैंड के 273 रन का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम ने मैच की समाप्ति तक 3 विकेट पर 170 रन बनाए। बर्मिंघम में दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट खेल सकते हैं।
बोल्ट के अब तक भारत के साथ 18 जून से होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ही खेलने की उम्मीद थी, लेकिन इंग्लैंड में क्वारंटीन से जुड़े नियमों में मिली छूट के बाद अब वो न्यूजीलैंड के साथ दूसरे टेस्ट मैच में खेल सकते हैं। आईपीएल के स्थगित होने के बाद बोल्ट पिछले सप्ताह ही इंग्लैंड पहुंचे हैं। वहीं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से निलंबित कर दिया है। रॉबिन्सन को न्यूजीलैंड के साथ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया था। रॉबिन्सन का ये डेब्यू मैच था। उनको प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने के बाद से ही 2012-13 में नस्लवाद को लेकर सोशल मीडिया पर किया गया उनका पोस्ट वायरल होने की वजह से रॉबिन्सन को निलंबित कर दिया गया है। लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में रॉबिन्सन ने न्यूजीलैंड के 7 विकेट लेकर इंग्लैंड को मैच ड्रॉ करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने पहली पारी में 75 रन देकर 4 विकेट लिए, वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 26 रन देकर 3 विकेट लिए थे। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स स्कैन। मलय, अब दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। हालांकि पहले टेस्ट मैच पे तो पानी फिर गया है, लेकिन न्यूजीलैंड को जब दूसरे टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिलेगा तो उसके पास WTA फाइनल में एक अच्छा प्रदर्शन करने का एक बेहतर मौका होगा। मलय, देखिए, जो पहला मैच ड्रॉ हुआ उस मैच में अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड का शानदार प्रदर्शन हुआ, बेहतरीन प्रदर्शन, इसमें कोई शक नहीं। और उनकी तरफ से जो खिलाड़ियों ने जो जिस तरह के खेल का प्रदर्शन किया वो भारत के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि शुरू से ही जो न्यूजीलैंड की टीम थी वो हावी रही। आपने देखा कि ओपनर डेवन कॉनवे, जिनका ये डेब्यू मैच था, उन्होंने शानदार दोहरा शतक जड़ा। उसके बाद टिम साउदी ने 43 रन देकर 6 विकेट लिए न्यूजीलैंड के लिए। तो ये इस तरह का प्रदर्शन बहुत कम देखने को मिलता है। ये दुर्भाग्य था कि इंद्र देवता उनसे नाराज, उनको जीतने का मौका नहीं मिला और बारिश हो गई। मगर अब जो स्थिति बन रही है रॉबिन्सन के जाने के बाद, जो स्थिति बन रही है, आपको पता है कि उन्होंने घोषणा की है कि ऑफ स्पिनर के रूप में वो डॉम बेस्ट को टीम में जगह देंगे। हालांकि वो सबसे अग्रणी श्रेणी के नहीं हैं स्पिनर, लेकिन जैक लीश जो हैं वो फर्स्ट चॉइस हैं स्पिनर के, मगर बेस्ट को इसमें जगह मिली। उधर से ये भी खबर आ रही है और न्यूजीलैंड के लिए अच्छी खबर है। वो खबर ये है कि ट्रेंट बोल्ट जो उनके पेस सुपरस्टार हैं वो शायद सरप्राइज रिटर्न करें, बिल्कुल वापस आए। और जो क्वारंटीन से संबंधित नियम थे इंग्लैंड में उनके बदल जाने के बाद ये इस बात की संभावना बढ़ गई है कि ट्रेंट बोल्ट इसमें खेलेंगे, और अगर वो खेलेंगे तो न्यूजीलैंड के लिए एक और अच्छी खबर होगी। ये विलियमसन उनके जो कप्तान हैं उन्होंने पहले ही कह दिया है अपने खिलाड़ियों से कि देखो दूसरा टेस्ट होगा, नए सिरे से साफ करो, नए सिरे से शुरू करो, और हम सक्षम हैं, हम जीत सकते हैं, हम हरा सकते हैं इंग्लैंड को। ये हमने दिखा दिया है लॉर्ड्स पर, और अब इस वेस्टर्न में भी हमें यही कारनामा करके दिखाना है। और अब और अब तीरंदाजी में ओलंपिक क्वालिफिकेशन में भारत की चुनौती के बारे में बातचीत। विश्व ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप 17 जून से पेरिस में खेली जाएगी, और इस क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए दीपिका कुमारी की अगुवाई में 3 सदस्यीय भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम आज पेरिस पहुंच गई। भारतीय तीरंदाजों को पेरिस में 10 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन में रहना होगा। दीपिका ने नवंबर 2019 में एक व्यक्तिगत स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन भारतीय टीम अभी तक ओलंपिक कोटा हासिल नहीं कर पाई है। मलय जी, जो महिलाओं की ये तिकड़ी है, दीपिका, अंकिता भगत और कोमालिका बारी, उनको टॉप 3 में जगह पानी होगी अगर वो टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी जगह सुनिश्चित कराना चाहती हैं, जो कि 25 जुलाई से शुरू होगा। और जहां तक दीपिका का सवाल है तो हमारे श्रोता ये जानते हैं कि 26 साल की हैं, लेकिन भारतीय तीरंदाजी की वो फ्लैग बेरर हैं, झंडा उन्होंने ही थाम रखा है, अभी भी यंग हैं और उनके पास बहुत सारे अनुभव हैं, उनके पदकों की अनगिनत संख्या है, और जिस तरह से उन्होंने खेला है वर्ल्ड कप के स्टेजेस को अगर हम देखें, विश्व कप के जो मैचेस होते हैं उनमें 32 पदक उनको मिले हुए हैं, और उसके बाद 5 बार विश्व चैंपियनशिप मेडल्स उन्होंने फाइनल में जीते हैं, एशियाई चैंपियनशिप मेडल जीते हैं, इस तरह से 2 गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जीते हुए हैं। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका अभी तक का रहा है, और 2 ओलंपिक्स में 2012 में और 2014 में भी उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन आपको शायद याद होगा कि पहले राउंड में, जब 2012 में लंदन ओलंपिक्स में ही पहले राउंड में ही उनको बाहर होना पड़ा था, लेकिन रियो में वो राउंड ऑफ 16 में पहुंची थी, वहां जाकर नहीं कुछ खास कर पाई। अब जबकि 2020 ओलंपिक्स बिल्कुल सामने है, जिसको 2021 में
जो खेल का महाकुंभ शुरू होगा उसमें कोविड के कारण, उसमें लगता तो यही है कि दीपिका अभी एकदम अपने गेम के चरम पर, पराकाष्ठा पर हैं, क्योंकि जो आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 ग्वाटेमाला में हुआ था उसमें उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था और शुरू से ही वो पदक की दावेदार के रूप में सामने उभर कर आई थी। लेकिन देखिए, अगर हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं तो अभी तक उनका जो इतिहास जो बताता है वो ये है कि जब जब ओलंपिक्स में दीपिका उतरती है तो चोक कर जाती है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सा ग्रहण लग गया, क्या उनके हो गया, क्योंकि जब उनको टॉप कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, दक्षिण कोरिया के कांग चेयूंग आनसान हैं, चाइनीज ताइपे की तान याटिंग हैं, चाइना की चाई हैं, जापान की सुगीमोतो तोमोमी हैं, ये महिलाओं इंडिविजुअल्स में उनके सामने जब होंगी तो दीपिका को अपने नर्व्स को, अपने स्नायु तंत्र को अपने कंट्रोल में रखना होगा। बहुत ही उनको अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए अपनी एकाग्रता का परिचय देना होगा, क्योंकि ओलंपिक्स में जो उनका प्रदर्शन अभी तक का रहा है उसे देखकर बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं लगाई जा सकती, मगर उनका फॉर्म जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं नवीन। और अब बात फुटबॉल की। यूएफए यूरो कप 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट 11 जून से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के 60 साल के इतिहास में पहली बार 11 देश मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। अब तक इस टूर्नामेंट को ज्यादा से ज्यादा 2 देशों ने होस्ट किया है। सुनते हैं अलका की रिपोर्ट। यूएफए यूरो कप 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट में 24 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का फाइनल 11 जुलाई को खेला जाएगा। यूरो कप को अब तक ज्यादा से ज्यादा 2 देशों ने मेजबानी की है। 60 साल के टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार 11 देश मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। इनमें अजरबैजान, डेनमार्क, इंग्लैंड, जर्मनी, हंगरी, इटली, नीदरलैंड्स, रोमानिया, रूस, स्कॉटलैंड और स्पेन शामिल हैं। चैंपियनशिप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल खिताब बचाने उतरेगी। 2016 में पुर्तगाल ने फ्रांस को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। यूरो कप 2020 का आयोजन पिछले साल ही होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसे 1 साल टाल दिया गया। इसे यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। इस टूर्नामेंट का आगाज 1960 में हुआ था और ये हर 4 साल पर खेला जाता है। फीफा वर्ल्ड कप के बाद इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा महत्व है और इसलिए इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। मलय, बहुत संक्षेप में टिप्पणी यूरो कप पर। देखिए, यूरोपीय टीमें इस समय अपने बहुत ही बेस्ट, जिसको कहते हैं प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के चरम पर पहुंची हुई हैं। दुनिया की जो 7 वर्ल्ड रैंकिंग में बेस्ट टीमें हैं उनमें से 5 यूरोपीय टीमें हैं। तो ये जो यूरो चैंपियनशिप है इसको आप मिनी वर्ल्ड कप कह सकते हैं, 2022 के वर्ल्ड कप के पहले का। और इसमें जो अभी तक जो ये जो प्रमुख जो इसमें टीमें हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो यूरो कप को अपनी झोली में आएंगी, उनमें फ्रांस और पुर्तगाल की टीमें बहुत आगे हैं। और इसी तरह से देखिए, जर्मनी, इटली से भी उम्मीद है कि वो भी अच्छा करें। इसमें टोटल जो 6 ग्रुप के 4 टीमें हैं उनमें अगर बहुत ही संक्षेप में कहें तो ये कह सकते हैं कि फ्रांस और पोर्चुगल, ये 2 ऐसी टीमें हैं जिन पर दाव लगाया जा सकता है। और अब फुटबॉल की बात को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम आज कतर के जसीम बिन हमद स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2022 क्वालीफायर मुकाबले में बांग्लादेश के साथ खेलेगी। भारत की कोशिश होगी कि वो अपने ग्रुप में तीसरा स्थान प्राप्त करे, जिससे उसे एशिया कप 2023 क्वालीफायर के अंतिम दौर में जगह मिल सके। वहीं बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 66 किलोग्राम वर्ग में आज जसलीन सिंह सैनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में भारत की जूडो खिलाड़ी सुशील देवी पहले राउंड में हारकर बाहर हो गई है। हालांकि ओलंपिक में क्वालीफाई करने का अभी एक और अवसर उनके पास है। और अब बात एथलेटिक्स की। नीदरलैंड की सिफान हसन ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड बीट में नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में सिफान ने नया समय 29 मिनट 6.82 सेकंड लिए हैं और इससे पहले यह रिकॉर्ड इथियोपिया की अल्माज आयना के नाम था। मलय, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन। नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के चौथे दौर में नोवाक जोकोविच का सामना इटली के लॉरेंजो मुसेटी से जारी। फुटबॉल विश्व कप 2022 और एशियन कप 2023 क्वालीफायर में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। यूएफए यूरो कप 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट 11 जून से पहली बार 11 देश मिलकर टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। आज के इस अंक में इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।